गुड मॉर्निंग दोस्तों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्राफ्ट के अंतर्गत कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट्स। मैंगो, कल्टीवेशन ऑफ द मैंगो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार फ्रूट्स जो है दो प्रकार के होते हैं, मेजर फ्रूट्स एंड माइनर फ्रूट्स। द मेजर fruits are those fruits which are cultivated in large area, whereas the minor fruits are those fruits which are cultivated in small area, such as फालसा। फालसा जो है ये माइनर फ्रूट है। बेल, जामुन, दीज आर द माइनर फ्रूट्स। स्मॉल स्केल पे कल्टिवेशन इनकी की जाती है। और जो फल ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाए जाए, जैसे आम है, केला है, अमरूद है, ये सब दीज आर द मेजर फ्रूट्स, प्रमुख रूप से उत्पन्न किए जाने वाले फल। अगर हम देखें मैंगो की कल्टीवेशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अमेरिका तथा यूरोप के शीतोष्ण भागों में जो स्थान सेब को प्राप्त है, वही भारतवर्ष के मैदानी भागों में आम को प्राप्त है। आम प्रमुखता से यहाँ पे ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। द बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो इज Mangifera indica. It belongs to family Anacardiaceae and क्रोमोजोम नंबर, सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर, दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं, बेसिक क्रोमोजोम नंबर और सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर। ये एम्फीडिप्लॉइड है। इसमें जो सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर है वो 40 होते हैं। ये प्रवक्ता से कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है। मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, ये नेट के लिए बहुत ही चैप्टर बहुत ही बेनिफिशियल है। जो बच्चे नेट की फ्रूट साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही सुटेबल और बेनिफिशियल चैप्टर है। तो सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर मैंगो को होता है 40। दिस इज द क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फल की पकने की आदत है। ऑन द राइपनिंग बिहेवियर ऑफ द फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। जो फल पेड़ पे भी पक जाते हैं तथा उनका पाल भी लगाया जा सकता है, वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। और ऐसे फल जो पेड़ से तोड़ लिए जाते हैं और उनको रख लिया जाता है, इसके बाद वो पके हुए तोड़े जाते हैं, जैसे ग्रेप है, उनका पाल नहीं लगाया जा सकता, ऐसे फल नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहलाते हैं। जैसे ग्रेप है, आपका ऑरेंज है, दीज आर द पाइनएप्पल है, दीज आर द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा प्रमुखता से पूछा जाता है क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के बारे में। दिस इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ये भारत का राष्ट्रीय फल है। आम जो है राष्ट्रीय फल है भारत का। एंड ओरिजिनेटेड इन इंडो बर्मा। इसकी उत्पत्ति स्थान जो इंडो बर्मा हुई है ना। जो उत्तरी भारत की वेराइटीज हैं, वो जो द वेराइटीज हुई आर कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडियन और अल्टरनेट बेरर। एक आंतर फलत पाई बात है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप एक वर्ष फलता था तो दूसरा वर्ष नहीं फलता, या आधे में फलता, आधे तो दी जाता साई बेरिंग या अल्टरनेट बेरिंग, या इसको बाइनियल बेरिंग भी कहते हैं। ये जो इतनी नॉर्थ इंडियन वेराइटीज है, इनमें पाई जाती है। एंड नॉर्थ इंडियन वेराइटीज आर मोनोएम्ब्रियोनिक। ये भ्रूण होती है तथा सेल्फ इनकॉम्पिटेबल, स्वयं बंधित होते हैं, खुद फलने में असमर्थ रहते हैं। और ये नीड्स पोलिनाइजर्स प्लांट। द प्लांट्स विल सप्लाई पोलिन टू द अदर प्लांट्स। फीमेल प्लांट्स आर नोन एज पोलिनाइजर प्लांट। साउथ इंडियन वेराइटीज आर रेगुलर बेरर एंड पोलिनाइजर इन नेचर। जो दक्षिण भारत की वेराइटीज हैं, जैसे नीलम है, तोतापरी है, ये क्या है, रेगुलर बेरिंग, नियमित फलत वाली होती है। पोलिनेटर हाउस फ्लाई, जो मैंगो में पोलिनाइजिंग एजेंट होता है, कीड़ा होता है, वो घर की मक्खी होती है, पोलिनेटर होता है। एंड पोलिनाइजिंग वेराइटी, इसमें जो पोलिनाइजिंग वेराइटी है वो बॉम्बे ग्रीन जो है वो पोलिनाइजिंग वेराइटी है, हाइविंग हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट। एंड अगर हम मैच्योरिटी इंडेक्सेस देखें, जैसे कि आप लोग जानते हैं, परिपक्व सूचकांक, जब कोई फल मैच्योर हो जाता है पेड़ पे, तो हम कैसे जाने कि ये मैच्योर हो चुका है। मैच्योरनेस मीन्स दो चीज़ होती है, एक होती है मैच्योरनेस और एक होती है राइपनिंग। मैच्योरनेस इज द अटेनमेंट ऑफ द प्रॉपर साइज। जब एक निश्चित आकार को फल प्राप्त हो जाता है तो उसे हम मैच्योर कहते हैं। क्योंकि मैच्योर होने के पहले अगर हम उसे तोड़ लेते हैं, निश्चित रूप से विल गो इन द लॉस।
क्योंकि वो प्रॉपर साइज अटेनमेंट नहीं करेगा और उसके पहले हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो वो इमैच्योर कहा जाएगा और निश्चित रूप से हमें नुकसान होगा, क्योंकि फल हम तौल में बेचते हैं। तो इस प्रकार से मैच्योरिटी इंडेक्स कब हम, और उसके अलावा कुछ ऐसे क्वालिटी है जो कि अगर वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उसमें विद्यमान रहती है, उसके पहले उसमें नहीं रहती। तो मैच्योरिटी इंडेक्स हम देखें तो अल्फांजो जो वैरायटी होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम आंकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.01 से 1.202 तथा दशहरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0। इस प्रकार से आइडियल इंडिया शेयर इन मैंगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, जो भारत का पूरे विश्व में आम के उत्पादन में हिस्सा है वो करीब 54.2% है। आम का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एरिया तथा प्रोडक्शन की नज़र से भारत का विश्व में आम उत्पादन क्षेत्रफल में तथा उत्पादन में पहला स्थान है। आइडियल टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टीवेशन, अगर हम आम के लिए उपयुक्त तापक्रम देखें तो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तापक्रम के नीचे पे इसके कीड़े जो है पोलिनाइजिंग एजेंट जो है कीड़े वगैरह कायदे से काम नहीं पा पाते, तथा हाई टेम्परेचर हो जाने पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाने पे इसमें स्कॉर्चिंग होने लगती है, पत्तियाँ जल बैठ जाती है। अगर हम लॉन्जिविटी मैंगो सीड्स देखें, जो आम के बीज की एक अवधि होती है जनरेशन की, वो 30 डेज होती है, 4 वीक्स। इसके बाद आम का बीज जो है जर्मिनेट नहीं होता है। बीज जो है अगर हम जर्मिनेशन के हिसाब से देखें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिकैल्सिटेंट सीड, दूसरा होता है ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, रिकैल्सिटेंट तथा ऑर्थोडॉक्स। तो जो रिकैल्सिटेंट सीड होते हैं, द सीड्स व्हिच आर सोन आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द फ्रूट्स, जो जब फलों के बीज फल से निकाल करके तुरंत बो दिए जाते हैं तो उसे हम रिकैल्सिटेंट सीड कहते हैं। जैसे मैंगो है, आपका जैक फ्रूट है, इनके बीज तुरंत निकाल करके बो दिए जाते हैं और जम जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जैसे सेब है, सेब का बीज जो होता है ऑर्थोडॉक्स सीड होता है, जो कि निकालने के पश्चात तुरंत सो नहीं होता है, उसको कुछ डोरमेंसी पीरियड रहता है और कुछ दिन रेस्ट की जरूरत रहती है, तो उसे हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। कुछ जैसे गुआवा है, गुआवा का सीड जो है हार्ड कोर सीड डोरमेंसी होता है, तो इस प्रकार से कुछ डोरमेंसी पीरियड होता है, तो उसको हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ज़्यादा, और रिकैल्सिटेंट सीड एंड ऑर्थोडॉक्स सीड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इज्मू पार्ट, अगर जो आप लोग जानते हैं कि फल के खाने वाले भागों को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। जैसे फल का जो ऊपरी हिस्सा होता है पील, जिसे हम छिलका कहते हैं, तो पेरिकार्प कहलाता है। इसके बाद जो मध्य फिलो होता है उसको मेसोकार्प कहते हैं। मेसोकार्प क्या कहते हैं? मेसोकार्प। और जो बीच वाला भाग होता है इसे हम इंडोकार्प कहते हैं। तो फल का कौन सा हिस्सा खाने योग्य आता है? तो जो मैंगो है इसका मेसोकार्प, मध्य फल वित्त खाई जाती है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में कि कौन सा पार्ट किस फल का खाने योग्य होता है, तो आपको ध्यान रखना है आम का मेसोकार्प खाया जाता है, मध्य फल वित्त खाई जाती है। एंड इसमें जो है मध्य फल वित्त खाई जाती है। अगर टाइप ऑफ फ्रूट देखें, हम फल का प्रकार देखें तो ये भी बहुत पूछा जाता है। ये ड्रुप है, ड्रुप या स्टोन फ्रूट, क्योंकि इसमें बीच में गुठली पाई जाती है तो इसे हम ड्रुप कहते हैं। ड्रुप है नेचर इसका, टाइप ऑफ फ्रूट इज ड्रुप। और बेरिंग हैबिट अगर हम देखें, फल पैदा करने की आदत, तो आप लोग जानते हैं बेरिंग हैबिट भी 2 प्रकार की होती है फलों में। एक होती है ओल्ड सीजन बेरिंग हैबिट और एक होती है करंट सीजन बेरिंग। आम जो होता है ओल्ड सीजन बेरिंग है और टर्मिनल बेरिंग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ओल्ड सीजन 2 प्रकार बेरिंग हैबिट जो होती है 2 प्रकार की होती है, ओल्ड सीजन बेरिंग हैबिट और करंट सीजन। जैसे कि ये ओल्ड सीजन बेरिंग है, आम जब फलता है तो उसको 6 महीने पुराने टाइम में पड़ता है, 1 वर्ष वो टाइम नए ग्रोथ करती है, दोबारा दूसरे वर्ष में फल उत्पादन होता है। ये ओल्ड सीजन बेरिंग है। और टर्मिनल आप लोग देखेंगे आम जो है हमेशा फुनगी पे लगा रहता है और लटकता रहता है, तो ये टर्मिनल बेर है। टर्मिनल का मतलब है कि जो
ऊंची जगह में फलता है, शाखा के अग्र भाग में फलता है, उसे हम टर्मिनल बेरा कहते हैं। और दूसरा ये ओल्ड होता है। दूसरा होता है करंट सीजन बेरा, जैसे अमरूद है। अमरूद हमेशा नई शाखाओं में फलता है। तो अमरूद में इसीलिए अगर आप देखें, अमरूद में जितनी बार अमरूद साल में 3 बार फलता है। आप लोग जानते हैं अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। और अगर हम अप्रैल मई में अमरूद को की प्रूनिंग करते हैं, वैसे तो हर बार जितनी बार अमरूद में फल आए उसके बाद अगर हम छटाई करें, प्रूनिंग करें, तो निश्चित रूप से शाखाओं का विकास ज़्यादा होगा और फल उत्पादन ज़्यादा होगा। और विशेष करके अगर हम अप्रैल मई में अमरूद में प्रूनिंग करते हैं तो आप देखिएगा बहुत अच्छा अमरूद में फ्रूटिंग, मेरा दावा है। और ये मीडो ऑर्चर्डिंग एक नया कॉन्सेप्ट चला है, अगर उसको हम फॉलो कर लें, अमरूद के ऊपरी शाखाओं को काटते रहें, तो निश्चित रूप से अमरूद में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो आपको ध्यान रखना है करंट सीजन बेरर कौन है और ओल्ड सीजन बेरर कौन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें जलवायु तथा भूमान के लिए जलवायु कैसे होनी चाहिए, क्षेत्र जहाँ पर वैसे तो द मैंगो ही बेसिकली द ट्रॉपिकल फ्रूट, ये उस प्रदेशीय फल है जहाँ पे हमेशा मौसम गर्म रहता है, वहाँ का फल है। जो हमारे ट्रॉपिकल क्षेत्र है जैसे साउथ इंडिया वगैरह, इसीलिए वहाँ पे आम की 2 फसल होती है, क्योंकि वहाँ पे गर्म रहता है। क्षेत्र जहाँ पर 4 माह जून से सितंबर तक अच्छी वर्षा होती है तथा जहाँ पे जून से सितंबर तक अच्छी वर्षा होती है तथा शेष 8 माह मौसम साफ रहते हैं, आम अधिक फलता है। कंकरीली व पथरीली व ऊसर भूमि के अलावा सभी उपयुक्त भूमि आम के उत्पादन के लिए अच्छी रहती है। भूमि की गहराई जो है 1 मीटर होनी चाहिए, 1 मीटर तक इसमें कोई भी किसी तरीके की कंकड़ पत्थर की लेयर नहीं होनी चाहिए। तथा पानी की सतह जो है 2 से 2.5 मीटर से ऊपर ना हो। वाटर टेबल जो है 2 से 2.5 मीटर से नीचे होना चाहिए। अगर हम आम की वेराइटीज पूछें, आम की वेराइटीज पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको देखना है कि विच आर द वेराइटीज आर सुटेबल फॉर व्हाट सुटेबल ऑफ मैंगो वेराइटीज। तो आम की लगभग 1000 किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। जो प्रमुख किस्में हैं और जिनका रोल जो है बहुत अच्छा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अल्फांजो मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे प्रमुख प्रजाति है अल्फांजो आम की। सस्केटिव स्पोंजो टिश्यू, और ये स्पोंजो टिश्यू की सस्केटिव होती है, इसमें स्पोंजो टिश्यू रोग बहुत ज़्यादा होता है, हाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, और ये निर्यात की जाने वाली बहुत ही अच्छी प्रजाति है। अक्सर पूछा जाता है विच इज द एक्सपोर्टेबल वेराइटी ऑफ द मैंगो, तो आपको ध्यान रखना है अल्फांजो इज द एक्सपोर्टेबल वेराइटी ऑफ मैंगो, निर्यात की जाने वाली वेराइटी जो है आम की अल्फांजो है। नेक्स्ट बॉम्बे ग्रीन, दिस इज द अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये उत्तरी भारत की सबसे जल्दी पैदा होने वाली प्रजाति है बॉम्बे ग्रीन। नोन एज मालदा इन यूपी, तथा इसको उत्तर प्रदेश में मालदा तथा सेहरोली इन दिल्ली, तथा दिल्ली में इसको सेहरोली कहते हैं बॉम्बे ग्रीन को। ये बहुत ही क्वेश्चन आता है अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ द मैंगो, तो आपको ध्यान रखना है मैंगो बॉम्बे ग्रीन। चौसा आप लोग जानते हैं स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ द मैंगो, सबसे मीठे जो आम होता है वो चौसा होता है। दशहरी मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत के सबसे ज़्यादा प्रचलित वेराइटी आम की वो दशहरी है। नेक्स्ट अगर देखें फजली, ये दशहरी जो है चांद सीडलिंग द्वारा पैदा हुई थी लखनऊ के पास, रहमान खेड़ा एक विलेज है आप लोग जानते हैं, वहाँ पे निकाली गई थी। फजली लेट मैच्योरिंग वेराइटी, जो सबसे लेट मैच्योरिंग वेराइटी है आम की वो फजली है। निरंजन ऑफ सीजन बेरर, अगर आप देखें जो ऑफ सीजन बेरर है, एक नॉर्मल सीजन से हट के जो लगाई जाती है आम की वेराइटी वो निरंजन है। लंगड़ा वेराइटी बहुत अच्छी होती है, इसका आम जो है 200 ग्राम का होता है, हैज कैरेक्टरिस्टिक टर्पेंटाइन फ्लेवर, और उसमें तारपीन की तरीके बहुत अच्छी फ्लेवर होती है। मोस्ट प्रोन टू फ्रूट ड्रॉप, लंगड़ा में फ्रूट ड्रॉप फल गिरने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम देखें रोस्का म्यूटेंट वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की जो म्यूटेशन के द्वारा वेराइटी प्राप्त हुई है रोस्का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
कि आम की कौन सी वैरायटी म्यूटेशन के द्वारा प्राप्त हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं म्यूटेशन सडन चेंज इन द एटमोसफियर और एनी थिंग इज नोन एज म्यूटेशन, आकस्मिक परिवर्तन। तो ये म्यूटेशन के द्वारा जो वैरायटी प्राप्त हुई है आम की, ये रोज क्या है। इस प्रकार अगर हम हाइब्रिड वेराइटीज देखें, संकर वेराइटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स वेराइटी आर डेवलप्ड बाई ये चांस सीडलिंग। एक म्यूटेशन होता है, जो हम बीज बोलते हैं तो उनके कैरेक्टर आपस में चेंज हो जाते हैं। हो सकता है आपका जो प्रेजेंट वेराइटी हो पेरेंट हो उससे अच्छे भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। जब अच्छे कैरेक्टर होते हैं तो उसे हम नई वेराइटी का नाम दे देते हैं। तो बहुत सी जितनी भी फलों की वेराइटीज प्राप्त हुई मोस्टली चांस सीडलिंग के द्वारा प्राप्त हुई हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ में अच्छे गुण पा जाते हैं तो उसको जब हम सस्टेनेबिलिटी रखते हैं दो पेरेंट को क्रॉस करके, तो उसे हम क्रॉसेबल वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी की संज्ञा देते हैं। जैसे कि संकर जाति की, तो संकर जाति कौन कौन सी, मलिका। मलिका जो है ये नीला मिंटू दशहरी का क्रॉस है, रेगुलर बेयर, नियमित फलक वाली तथा हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट। इसमें विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती है। आम्रपाली, आम्रपाली वैरायटी जो है ये मलिका तथा आम्रपाली जो है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से निकाली गई है। और ये आम्रपाली जो है दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है। ये जो है ड्वार्फ वैरायटी है, बहुनिज प्रजाति है, सुटेबल फॉर SDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, सघन बागवानी के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। आम्रपाली बहुत अधिक एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, व्हिच इज द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। तो आपको ध्यान रखना है कि आम्रपाली इज द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द मैंगो। और ये 2.5 मीटर की दूरी पे इसकी प्लांटिंग की जाती है। 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर बाय ट्रेंगुलर मेथड इसमें प्लांट किए जा सकते हैं। ट्रेंगुलर मेथड से 1600 पौधे पर हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं आम्रपाली वैरायटी के। और अक्सर पूछा जाता है सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो बीज रहित होती है, तो आपको ध्यान रखना है सिंधु। सिंधु इज द सीडलेस वैरायटी ऑफ द मैंगो। इट इज क्रॉस ऑफ रत्ना इंटू एल्फांजो, या रत्ना तथा एल्फांजो का क्रॉस है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो रिजल्ट फ्रॉम स्टेनोस्पर्मोकार्पी। आप लोग जानते हैं एक जो निषेचन जिसे कहते हैं या पार्थेनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, द कंडीशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी एंड द पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स आर रिमेन ऑलवेज सीडलेस। तो बीज रहित होते हैं। और पार्थेनोकार्पी 3 प्रकार की होती है। पार्थेनोकार्पी जो है वो 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। पार्थेनोकार्पी 3 प्रकार की होती है, वेजिटेटिव, स्टिमुलेटिव एंड स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जब परागण और निषेचन दोनों क्रियाएं नहीं होती जैसे केले में, तो इसे हम वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और दूसरा होता है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, उसमें हम कुछ तत्व उसके द्वारा स्टिमुलेट करते हैं गाइनोसियम को, जिससे वो मेल पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। फिर भी तो हम इसे स्टिमुलेटिव कहते हैं। जैसे कोरियन वेराइटी ऑफ द ग्रेप या पाइनएप्पल में स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। लीची में भी मोस्टली स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें तीसरी जो कंडीशन होती है वो स्टेनोस्पर्मोकार्पी होती है, जो कि आम की सिंधु वैरायटी में पाई जाती है। इसमें पोलिनेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन अंत में जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एम्ब्रियो एबॉर्शन हो जाता है, तो उसे हम स्टेनोस्पर्मोकार्पी की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रवर्धन प्रोपोगेशन, आम प्रोपोगेशन ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। आम को बीज व वानस्पतिक विधियों द्वारा प्रसारित किया जाता है। द मैंगो इज प्रोपोगेटेड बाय सीड एज वेल एज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अच्छे गुणों वाले फल वाले पौधों को तैयार करने के लिए वानस्पतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों में इनार्चिंग, लीनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट रूट ग्राफ्टिंग एवं स्टोन ग्राफ्टिंग प्रमुख हैं। व्यवसायिक प्रसारण जो है लीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। पौध लगाने का समय तथा पौध लगाने की विधि,
पौध लगाने का समय अगर आप देखें तो वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, ये एवरग्रीन प्लांट्स है। प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेस ऑफ द लीफ लेस और लीफ मेंटेन इन द प्लांट। कितने में, अगर जिस पौधे में पूरे वर्ष पत्तियां रहती हैं और हरा भरा रहता है उसे हम एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। और ऐसा पौधा जो कुछ समय के लिए अपनी पत्तियां गिराकर चले जाते हैं या सुसुप्त अवस्था में कहने जाते हैं, उसे हम डिसीडियस प्लांट कहते हैं, जैसे आंवला है, फालसा है। तो इस प्रकार से ये मैंगो जो है एवरग्रीन प्लांट है या सदाबहारी पौधा है। तो जितने भी सदाबहारी पौधे होते हैं उनका लगाने का समय वर्षा ऋतु सबसे बेस्ट रहता है, जुलाई से सितंबर तक। और इसके लगाने के लिए जो प्लांटिंग का तरीका है, मई माह में 1 गुणे 1 मीटर आकार के गड्ढे 10 गुणे 10 या 8 गुणे 8 मीटर की दूरी पर खोद कर उन्हें खुला छोड़ दें, जिससे उसमें स्टाइलाइजेशन हो जाएगा, तो उगाड़नाशी की क्रिया हो जाएगी, जो कीड़े वगैरह होंगे वो मर जाएंगे और गड्ढे में उसका स्टरलाइजेशन हो जाएगा, निरोगीकरण हो जाएगा। प्रत्येक गड्ढे में 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलो सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर गड्ढा भर दें। वर्षा ऋतु आने पर पौधा लगा दें। इस प्रकार से आप लगाएंगे पौधा, निश्चित रूप से आपका बहुत ही सक्सेस रहेगा। अगर हम खाद और उर्वरक देखें, मैनोर एंड फर्टिलाइजर, जैसे कि आप जानते हैं कि पौधे को पोषण देना आवश्यक है। पोषण न देने की स्थिति में हमारा बाग अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा और हम प्रॉपर जो उससे बेनिफिट हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो खाद और उर्वरक के बारे में विशेष ध्यान देना है। आम के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, उर्वरक एवं अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग निम्नोक्त करना चाहिए। अगर देखें खाद एवं उर्वरक प्रथम वर्ष से 10 वर्षों का प्रतिवर्ष निम्नलिखित करें। पहले साल में फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर की खाद है 5 केजी, नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम तथा पोटेशियम 100 ग्राम। सेकेंड ईयर में द्वितीय वर्ष में FYM 10 केजी, नाइट्रोजन 200 ग्राम, फास्फोरस 100 ग्राम, पोटेशियम 200 ग्राम। थर्ड ईयर में FYM कहने वाला 5-5 केजी हम बढ़ाते जाएंगे इसको हर साल FYM में, तथा 100 केजी बढ़ाते जाएंगे NPK में, N में 100 तथा इस प्रकार से अगर देखें थर्ड ईयर में तो FYM 15 केजी, नाइट्रोजन 300 ग्राम, फास्फोरस 200 ग्राम और पोटेशियम 300 ग्राम। फोर्थ ईयर में अगर हम देखें तो FYM 20 केजी, नाइट्रोजन 400 ग्राम, फास्फोरस 300 ग्राम, पोटेशियम 400 ग्राम। फिफ्थ ईयर में FYM 25 केजी, नाइट्रोजन 500 ग्राम, फास्फोरस 400 ग्राम तथा पोटेशियम 500 ग्राम। सिक्स ईयर में अगर हम देखें FYM 30 केजी, नाइट्रोजन 600 ग्राम, फास्फोरस 500 ग्राम तथा पोटेशियम 600 ग्राम प्रति पौधा देना चाहिए। तथा 7 से 9 साल के बीच में पौधे को FYM की 35 केजी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 700 ग्राम, फास्फोरस की 500 ग्राम तथा पोटेशियम 700 ग्राम पर प्लांट देना चाहिए। तथा 10 वर्ष के बाद में FYM 50 केजी, नाइट्रोजन 1000 ग्राम, फास्फोरस 500 ग्राम तथा पोटास 1000 ग्राम प्रति पौधा देते रहने चाहिए बाद के वर्षों में भी। अब FYM की पूरी मात्रा, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो फार्म यार्ड मैन्योर होती है या गोबर की खाद होती है, इसमें जो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है स्लोली होता है, इसलिए हमें इसे पूरी की पूरी मात्रा मानसून के समय दे देनी चाहिए। पूरी मात्रा तथा फास्फोरस की FYM की पूरी मात्रा तथा NPK की आधी मात्रा मानसून के समय तथा शेष NPK मानसून की समाप्ति पर दें। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आधी NPK दे देना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसमें FYM में रिलीज जो है धीरे धीरे न्यूट्रिएंट होते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर में तुरंत रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए आधी मात्रा में मानसून की समाप्ति पर देनी चाहिए, आधी मानसून के समय। सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे क्लोरीन है, जिंक है, कॉपर है, इनकी कमी होने पर इन्हें स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। सिंचाई व निराई गुड़ाई प्रति सप्ताह तथा शीत ऋतु में 15 दिन के अंत, गर्मी में प्रति सप्ताह तथा शीत ऋतु में 15 दिन के अंतराल पर वह नए पौधे लगाने को के बाद बरसात छोड़कर 3-4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। प्रतिवर्ष 2 या 3 जुताई से खरपतवार हटाते रहे।
कहने को आम के बाग में प्रतिवर्ष 2 या 3 निराई गुड़ाई करके खरपतवार रहित करने चाहिए। तो इसमें पल्वराइजेशन होता है, सॉइल एरेशन होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वायु जो है सबके लिए जरूरत है, इसी प्रकार निराई गुड़ाई करने से वायु सॉइल एरेशन, वायु का संचार भूमि में बना रहता है और हमारे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से निराई गुड़ाई साल में 2 बार करते रहना चाहिए। अंतर फसलन इंटरक्रॉपिंग, पौधों की छोटी अवस्था में जब लगाया जाता है आम का बाग, तो उसके बीच में रिक्त स्थान छोटा रहता है, तो उसको रिक्त स्थान को हम और छोटी अवधि की सब्जियां या फल वाले पौधे जैसे पपीता, अमरूद, आलू बुखारा, प्लम में लगाकर अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। तो इसे इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसलन कहते हैं। पौध संरक्षण, आम में लगने वाले रोग तथा कीटाणुओं की रोकथाम उचित समय पर करने चाहिए। जैसे पेस्ट इसमें मीलीबग लगता है जो कि जूस को चूस लेता है, तो इसका नियंत्रण करना चाहिए और तथा निराई गुड़ाई करते रहने चाहिए। इस प्रकार से अगर देखें आम का खुद का एक कीटाणु होता है जो जूस चूसता है, तो इसका भी कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार से रोग देखें तो पाउडरी मिल्ड्यू, चूंडी फफूंदी रोग इसका बहुत खतरनाक होता है। व्हाइट का शानदार इफेक्टेड ब्रांच लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम पे आ जाते हैं और इसका फ्लावर